प्यारे बच्चों, 10वां दौर राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर साम्यवादी राज्यों में लोकतांत्रिक राजनीति व पूंजीवाद का प्रसार, ये आपकी पाठ्य पुस्तक पार्ट बी का पार्ट 5 है। तो इसमें दो इसके मुख्य वो है, एक उत्तर साम्यवादी राज्य क्या है और फिर इनमें उत्तर साम्यवादी राज्यों में लोकतंत्र जो अपनाया है इन राज्यों ने, उसके क्या प्रभाव है। इन दो बिंदुओं पर हम जो है वो आज जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर साम्यवादी राज्य, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो बड़े गुटों में विभक्त हो गया। जहां पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, वहां साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। तो इन दोनों देशों में एक प्रतिस्पर्धा के कारण शीत युद्ध का रूप ले लिया। और ये शीत युद्ध जो है वो 80 के दशक तक बड़ी तेजी से बढ़ा। एक तीसरे विश्व का खतरा जो था वो मंडराने लगा। लेकिन 80 के दशक में ये जो साम्यवाद विचारधारा है, ये साम्यवादी जो थे, ये इनमें सोवियत रूस की पकड़ ढीली होने लगी और ये साम्यवादी देश जो है वो स्वतंत्र होने लगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने लगे और आर्थिक संकट से उबरने के लिए पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाने लगे। तो इस के अपनाने के जो आप जानते हैं कि क्यों इनको लोकतांत्रिक उत्तर साम्यवादी राज्य कहते हैं। तो ये ऐसे देश जो कि शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी सोवियत संघ के प्रभावाधीन थे, ऐसे देश सोवियत संघ के अधीन थे और ये अपने इन देशों पर उनका नियंत्रण जो था वो कुछ ढीला हुआ और ये इन देशों में लाल रंग का साम्यवादी चोला उतारकर पूंजीवाद आवरण ओढ़ लिया। ऐसे साम्यवादी देशों में हम जो पूर्वी जर्मनी है, जो कि अब जर्मन गणराज्य है, पोलैंड है, लिथुआनिया है, लिथुआनिया है, बेलारूस, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि राष्ट्र जो इसमें शामिल हैं, ये पूर्वी यूरोप के देश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग सी पहचान बनाना चाहते थे और इन्होंने ये सोवियत संघ राज्य की सत्तावादी साम्यवादी व्यवस्था से मुक्ति चाहते थे। इसलिए इन देशों को, क्योंकि जब ये सोवियत रूस का विघटन हो गया तो ये देश स्वतंत्र हो गए 15 देश, तो इन्होंने जो है वो लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाना शुरू किया। तो ये देश साम्यवादी देश कहलाते हैं। अब इन देशों में लोकतंत्र व पूंजीवाद अपनाने के क्या प्रभाव रहे, तो उसमें सबसे पहला जो प्रभाव है वो है अर्थव्यवस्था का जर्जर होना। अर्थव्यवस्था का जर्जर होना। तो पूर्व सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उनके गणराज्य की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन जर्जर होती चली गई थी। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का अंग होते हुए भी अधिकांश जो है वो इन देशों की ओर कोई विकास जो था का ध्यान नहीं दिया गया। फलस्वरूप आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। और दूसरा जो था वो उद्योगों का निजीकरण, उद्योगों का और खेती का भी निजीकरण, क्योंकि जब सोवियत व्यवस्था को उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को उतार फेंका तो फिर इसका जो है वो निजीकरण हो गया। क्योंकि पहले ये सरकारी क्षेत्र में थे, तो उसके बाद इसका निजीकरण जो कि पूंजीवाद की एक
पहल है वो निजीकरण की, तो उनका निजीकरण हो गया, जिस कारण जो है वो यहाँ पर अधिकांश उद्योग जनता के माध्यम से काला बाजारियों ने खरीद लिए। तो इस तरह से इन देशों में उद्योग और खेती जो है वो निधि हाथों में आ गई। तीसरा जो है वो इसमें गणराज्यों का विकास, जैसा कि बताया कि पूर्व सोवियत संघ के प्रभाव से मुक्त होने के पश्चात इन गणराज्यों देशों में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि वहां पर अलगाववादी युद्ध आंदोलन प्रारंभ हो गए। पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया आदि प्रमुख हैं, आगे कई देश जो है वो आगे कई भागों में, कई राज्यों में विभक्त हो गए। तो इस तरह सोवियत संघ के विघटन के पश्चात साम्यवादी गुट बिखरने की जो प्रक्रिया थी वो आरंभ हो गई, और अभी भी कुछ लोग जो देश जो है वो बिखर रहे हैं। उसके बाद चौथा कारण है कि महाशक्तियों का चुनाव। सोवियत संघ के विघटित मध्य एशियाई देशों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, खनिज आदि संसाधन भारी मात्रा में थे, और इस कारण जो महाशक्तियां थी उनकी टेढ़ी नजर इन पर थी। इसलिए यह क्षेत्र परस्पर प्रतिद्वंदता का अखाड़ा बन गया। इस क्षेत्र की सामरिक महत्व को देखते हुए अमेरिका जो था वो प्रभुत्व स्थापित करने का इच्छुक था। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा होने के कारण रूस अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को यहाँ रोकना चाहता था। इसलिए वो इन देशों में अमेरिका जो था वो भारी भरकम सहायता भी प्रदान कर रहा है। पांचवा जो कारण है वो संविधान निर्माण का दौर, क्योंकि नए देश थे तो संविधान निर्माण का दौर भी आरंभ हुआ। तो संविधान जो है वो जल्दबाजी में तैयार किए गए, जिसके कारण जो था वो उदारवादी लोकतंत्र प्रणाली जो थी उसमें जो बदलाव की प्राथमिकता जो दी गई थी वो उसकी ओर अधिक बल नहीं दिया गया। इस कारण ये संविधान जो है वो इच्छों पर खरे नहीं उतरे, और इसमें अध्यक्षीय प्रणाली को लगभग देशों ने अपनाया, जिसके कारण भी जो है वो कई गतिविधियों के कारण संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गए। इसके बाद है कालाबाजारी और अपराधी गतिविधियों की दर को बढ़ावा देना। तो चूंकि जब निजी हाथों में व्यवस्था चली गई, तो उसके बाद नियंत्रण जो था बड़े बड़े उद्यमियों के हाथों में आ गया, जिससे कालाबाजारी और आपराधिक गतिविधियां जो है वो बढ़ गई। इसके लिए पुलिस बल का अधिकरण और अन्य आधुनिक शस्त्रों को सुनिश्चित किया जाना था, और काफी धन की आवश्यकता थी, तो जो कि इन देशों के पास नहीं था। तो ये उनको एक और चिंता सताने लगी। तो इस तरह से ये जो देश थे इसमें क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी अभाव था, उस कारण भी जो निर्णय दिए जाने लगे वो कार्यपालिका जो चाहती थी वो अपने चहेतों को जो है वो उसमें भर्ती किया जाने लगा। इस कारण भी वहाँ पर जो है वो लोकतंत्र व्यवस्था जो है वो इतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी 2001 के बाद इन देशों में जो है वो इन्होंने आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया, और ये देश जो है वो पूंजीवाद व्यवस्था को बनाते हुए, उदारवादी व्यवस्था को बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और निरंतर जो है वो अब कई देश जो है वो उन्होंने अच्छा जो है वो विश्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अच्छा स्थान भी हासिल कर लिया है। तो इस प्रकार ये आज जो उत्तर साम्यवादी देश और लोकतांत्रिक व्यवस्था और पूंजीवाद को अपनाने के पीछे इनके यही कारण थे। धन्यवाद।